Assalamu alaikum students, welcome to the part 12 of this video series. इस वीडियो में हम CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ SQL क्यूरीज। तो जिस तरह हम पहले देख चुके हैं CRUD क्या होता है, ठीक है। C स्टैंड्स फॉर क्रिएट रिकॉर्ड, रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करना इन द डेटाबेस टेबल। R स्टैंड्स फॉर रीड, रिकॉर्ड्स को अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एक SQL की क्यूरी फार्मूलेट करके एक स्पेसिफिक पैरामीटर्स के मुताबिक रिकॉर्ड्स को रीड करना। U स्टैंड्स फॉर अपडेट एंड D स्टैंड्स फॉर डिलीट। तो सबसे पहले इंसर्ट ऑपरेशन को देखते हैं कि हाउ कैन वी इंसर्ट द रिकॉर्ड्स इन द टेबल। तो इसके लिए इंसर्ट इनटू की स्टेटमेंट यूज़ होती है। इंसर्ट इनटू, उसके बाद हम टेबल का नेम देते हैं जहाँ पे हमने रिकॉर्ड्स को ऐड करना होता है। तो फर्स्ट ब्रैकेट्स में हम अपने एट्रीब्यूट्स का नेम देते हैं, कॉलम्स का नेम देते हैं, ठीक है। फर्स्ट कॉलम, सेकंड एंड थर्ड एंड सो ऑन। उसके बाद वैल्यू के कीवर्ड दे के उसके बाद जो ब्रैकेट्स है उनमें हम इन कॉलम्स के अगेंस्ट जो वैल्यू स्टोर करवानी है वो देते हैं, ठीक है। तो इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। आई एम गोइंग टू चेंज माई स्क्रीन टू माई SQL। आई गेस कि स्क्रीन चेंज हो गई है। तो यहाँ पे देखें कि ये डिपार्टमेंट का टेबल है, ठीक है। तो डिपार्टमेंट के टेबल में हमारे पास एक एट्रीब्यूट है डिपार्टमेंट नेम, सेकंड इज़ डिपार्टमेंट हेड एंड थर्ड इज़ ऐड डेट। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर व्यू में जाते हैं तो जो ऐड डेट है ये करंट टाइम स्टैम्प है, ऑटोमेटिकली ऐड होगी जैसे ही रिकॉर्ड ऐड होगा। एंड फर्स्ट वन इज़ द डिपार्टमेंट आईडी जो कि प्राइमरी की है एंड ऑटो इंक्रीमेंट है, ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। तो मैं SQL में जाता हूँ तो हम इंसर्ट की क्यूरी फार्मूलेट करते हैं। इंसर्ट इनटू के बाद हमारे पास टेबल का नेम आता है, टेबल का नेम है डिपार्टमेंट। फर्स्ट ब्रैकेट्स में हमारे पास कॉलम्स के नेम आएंगे, ठीक है। फर्स्ट वन इज द डिपार्टमेंट आईडी एंड सेकंड वन इज द डिपार्टमेंट हेड, ठीक है। डिपार्टमेंट नेम एंड डिपार्टमेंट हेड। उसके बाद हम वैल्यूज़ का कीवर्ड देते हैं और यहाँ पे हम डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स में वैल्यूज़ देते हैं। फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट नेम इज़ द मैथ्स डिपार्टमेंट and the teacher name is the Moise, Mr. Moise। अब देखिए हमारे पास हमने यहाँ पे दो एट्रीब्यूट्स ऐड किए हैं, कॉलम्स के नेम और वैल्यूज़ के बाद उनके अगेंस्ट यहाँ पे वैल्यूज़ ऐड करती हैं। तो जैसे ही मैं ये क्यूरी रन करूँगा, गो करूँगा, तो हमारे पास एक न्यू रो इंसर्ट हो गई है। मैं डिपार्टमेंट में जाता हूँ तो ये देखें हमारे पास यहाँ पे एक न्यू रिकॉर्ड ऐड हो चुका है। यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी है, ठीक है। अब ये 2 के बाद यहाँ पे 4 क्यों आई है? इसकी ये रीज़न है कि हमने 2 के बाद एक न्यू रिकॉर्ड ऐड किया था यहाँ पे, उसकी आईडी जनरेट हुई थी 3, फिर हमने उसको डिलीट कर दिया, ठीक है। लेकिन जो ऑटो इंक्रीमेंट का एक पैरामीटर है वो SQL में स्टोर हो चुका है, ठीक है। अब वो दोबारा से 3 उसमें ऐड नहीं करेगा, वो 4 5 पे जाएगा। चूँकि तो बेसिकली जो प्राइमरी की का और ऑटो इंक्रीमेंट का जो मकसद होता है वो ये है कि आपने उस रिकॉर्ड को यूनिक रखना है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे 4 आया है, ठीक है। अब अगर मैं 4 को डिलीट कर देता हूँ इस रिकॉर्ड को तो दोबारा ऐड करूँगा तो वो 5 आएगा, ठीक है। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। इस तरह से हम डेटाबेस में रिकॉर्ड्स ऐड करते हैं अपने टेबल्स में। उसके बाद हमने चूँकि सिलेक्शन की स्टेटमेंट्स देखनी है तो लास्ट टाइम हमने डेटाबेस इंपोर्ट की थी एक वर्ड की, ठीक है। तो इसको मैं आपको बता देता हूँ कि हम डेटाबेस को किस तरीके से इंपोर्ट करते हैं। ये हमारे पास एक लिंक है, मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो आपके पास ये वर्ड की डेटाबेस वो डाउनलोड हो जाएगी। आई एम गोइंग टू चेंज माय स्क्रीन।
अब ये देखें, मैंने जैसे ही वो लिंक क्लिक किया तो हमारे पास ये एक वर्ड की डेटाबेस थी, ठीक है, जो कि डाउनलोड हो गई है, ठीक है। अब हमने लास्ट टाइम भी जो कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म किए थे वो वर्ड की डेटाबेस पे थे, ठीक है। ये वर्ड की डेटाबेस है, इसमें हमारे पास एक कॉलम है सिटी, एक टेबल है सिटीज़ का, सेकंड कंट्री, थर्ड इज़ द कंट्री लैंग्वेज, ठीक है। अब हम देखें यहाँ पे, अब यहाँ पे हमारे पास आता है word.sql, ठीक है। अब इसको मैं इंपोर्ट करने की कोशिश करता हूँ कि हम इस डेटाबेस को इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं। मैं सबसे पहले वर्ड की डेटाबेस को यहाँ से ड्रॉप करता हूँ। अब यहाँ पे वर्ड की डेटाबेस ड्रॉप हो गई है। अब मैंने न्यू डेटाबेस को यहाँ पे इंपोर्ट करना है जो कि मैंने डाउनलोड किया है। यहाँ पे मैं इंपोर्ट सेक्शन में जाऊँगा। इंपोर्ट सेक्शन में जाने के बाद यहाँ से मैं sql.zip फाइल को इंक्लूड करूँगा जो कि मैंने अभी डाउनलोड की है। आई गेस ये मैंने सेलेक्ट कर ली। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सिंपली मैंने गो के बटन पे क्लिक करना है। अब ये देखें वो डेटाबेस हमारे पास हमारी डेटाबेस में इंपोर्ट हो चुकी है। इंपोर्ट हैज़ बीन सक्सेसफुली फिनिश्ड, ठीक है। 5347 क्यूरीज एग्जीक्यूटेड। इतनी क्यूरीज एग्जीक्यूट होने के बाद हमारे पास ये एक डेटाबेस बन गई है। डेटाबेस में हमारे पास एक सिटीज़ का टेबल है, सेकंड कंट्री का, और थर्ड हमारे पास कंट्री लैंग्वेज का। अगर हम कंट्रीज़ पे क्लिक करते हैं तो इसमें हमारे पास 239 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर में देखते हैं तो कंट्री कोड है, नेम है, कॉन्टिनेंट, और ये सारा डाटा रिलेटेड टू द वर्ल्ड। इसी तरह अगर हम सिटी में जाते हैं तो यहाँ पे पूरी दुनिया में जितने सिटीज़ हैं उनकी डिटेल्स आ रही है। अगर हम इस डेटाबेस का रिलेशन व्यू देखते हैं डिज़ाइनर मोड में जाके, तो हम ये देखते हैं कि ये देखें यहाँ पे कंट्री का टेबल है, तो इसमें वो कंट्री की जो कोड है वो यहाँ पे एज अ प्राइमरी की है। वो कंट्री सिटी में, ठीक है, जो सिटी का टेबल है और जो कंट्री लैंग्वेज का टेबल है उसमें एज अ फॉरेन की यूज़ हो रहा है, ठीक है। हम अगर हमने रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना है इन सिटी टेबल, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कंट्री, तो हम ज्वाइन की क्यूरी लगाएंगे, ठीक है। आने वाली वीडियो में हम ज्वाइंस को भी देखेंगे कि किस तरह हम दो टेबल्स में से डाटा को निकाल सकते हैं, ठीक है। हम ज्वाइन के ज़रिए क्यूरी को किस तरह फार्मूलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आता है इसमें सिटी, मैं इसमें कंट्री में चला जाता हूँ, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे हमने सिलेक्शन की क्यूरीज परफॉर्म करनी है। मैं यहाँ पे स्क्रीन चेंज करता हूँ। तो ये देखें इस तरह से आपके पास भी डेटाबेस इंपोर्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले सिलेक्ट स्टेटमेंट है। द सिलेक्ट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू सिलेक्ट डाटा फ्रॉम डेटाबेस। इसका सिंटैक्स क्या है? अगर आप ये यूज़ करते हैं सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, आगे टेबल का नेम दे देते हैं, तो उस टेबल में सारे रिकॉर्ड्स वो फैच करके ले आएगा, ठीक है। अगर आप कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप कॉलम्स का नेम देंगे फ्रॉम, आगे आगे टेबल का नेम देंगे तो वो उसके मुताबिक क्यूरी को एग्जीक्यूट करेगा। तो इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं एसक्यूएल के अंदर। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कंट्री का टेबल है, इसमें मैं क्यूरी एग्जीक्यूट करता हूँ। यहाँ पे सेलेक्ट स्टैटिक, स्टैटिक मींस ऑल, सारे रिकॉर्ड्स ले आओ फ्रॉम कंट्री। मैंने जैसे ही गो पे क्लिक किया तो ये हमारे पास सारे रिकॉर्ड्स ले आया विद
ऑल एट्रीब्यूट्स, ये देखें सारे एट्रीब्यूट्स के, इसने कोई भी एट्रीब्यूट कॉलम मिस नहीं किया, वो सारे रिकॉर्ड्स ले आया है, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जांपल हमें खाली नेम और कॉन्टिनेंट चाहिए, ठीक है, तो हम फिर विद द हेल्प ऑफ कॉलम नेम इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करेंगे। अच्छा, आप यहाँ पे एसक्यूएल पे जाके न्यू क्यूरी भी फार्मूलेट कर सकते हैं, और अगर आप यहाँ पे एडिट इन लाइन करते हैं तो आप इस क्यूरी को यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं स्टैरिक के बजाय यहाँ पे एक दे देता हूँ नेम, ठीक है, मुझे नेम्स का कॉलम चाहिए, और सेकंड मुझे कॉन्टिनेंट चाहिए, ठीक है। अब क्या करूँगा, अब जब मैं गो करूँगा तो अब हमारे पास जब ये क्यूरी एग्जीक्यूट होगी तो ये देखें ये हमारे पास 2 कॉलम्स लेके आया है, ठीक है। तो इस तरह से हम सिलेक्शन की क्यूरी एग्जीक्यूट करते हैं। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। उसके बाद नेक्स्ट है सिलेक्ट डिस्टिंक्ट। अब ये स्टेटमेंट इसलिए यूज होती है जब आपने डेटाबेस में से डिफरेंट वैल्यूज को रिटर्न करवाना हो, ठीक है। सिलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट इज यूज टू रिटर्न ओनली डिस्टिंक्ट वैल्यूज, ठीक है, कि आपकी डेटाबेस में एक रिकॉर्ड जो जो रिकॉर्ड है वो डुप्लीकेट हो रहा है, ठीक है, लेकिन आप उसको इन द सिंगल फॉर्म वो शो करवाना चाहते हैं, तो आप सेलेक्ट डिस्टिंक्ट की क्यूरी यूज करेंगे। एग्जांपल देख लेते हैं। अब यहाँ पे मैं इस क्यूरी को डिस्कॉर्ड करके दोबारा कंट्री में जा रहा हूँ, तो अब ये देखें मिसाल के तौर पे यहाँ पे रीजन है, ठीक है। अब यहाँ पे रीजन है मिडल ईस्ट है, तो अब ये मिडल ईस्ट जो है वो रिपीट हो रहा है यहाँ। अब ये देखें इस रिकॉर्ड में भी मिडल ईस्ट आ रहा है, ठीक है, उसके बाद इस रिकॉर्ड में फिर मिडल ईस्ट आ रहा है। अब अगर मैंने सिर्फ रीजन्स निकालने हैं कि इस डेटाबेस में टोटल कितने रीजन्स, अच्छा, अब अगर इसमें हमने रीजन्स निकालने हैं कि इस डेटाबेस में टोटल रीजन्स वो कितने हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे डिस्टिंक्ट की कमांड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैं एडिट इनलाइन भी कर सकता हूँ, ठीक है, और एसक्यूएल में न्यू क्यूरी फार्मूलेट भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, ठीक है। अब डिस्टिंक्ट का जो हमारे पास इसका सिंटैक्स है, ठीक है, वो सेम है, ठीक है, हमारे पास जिस तरह सिलेक्शन की क्यूरी का सिंटैक्स है। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, आगे मैं दूंगा अपने कॉलम का नाम, ठीक है, एट्रीब्यूट का नाम, फ्रॉम, उसके बाद दूंगा टेबल का नाम, कंट्री। जैसे क्यूरी को एग्जीक्यूट करूंगा तो ये देखें हमारे पास उस टेबल में से जो कंट्री का टेबल है उसमें से जो रीजन का एट्रीब्यूट है, तो सिर्फ रीजन्स हमारे पास आ गए। अब ये टोटल जो रीजन्स आए हैं वो 25 हैं, ठीक है। अब इसमें देखें चूँकि तो वैसे तो मिडल ईस्ट वो रिपीट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे चूँकि हमने डिस्टिंक्ट की कमांड लगाई है तो वो हमारे पास ओनली डिस्टिंक्ट की क्यूरी एग्जीक्यूट हुई है और वो रिकॉर्ड्स को फेच करके ले आई है। आई गेस आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। उसके बाद देखते हैं एसक्यूएल वेयर क्लास। बेसिकली वेयर की जो क्लास है ये रिकॉर्ड्स को फिल्टर करने के लिए यूज होती है कि जब भी आपके पास एक अगर सिंपल डेटाबेस है या कॉम्प्लेक्स डेटाबेस है, आपने उसमें से अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक रिकॉर्ड्स को फिल्टर करना है, ठीक है, तो आप उसमें वेयर की क्लास यूज करेंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मिसाल दी हुई है सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कंट्री वेयर कॉन्टिनेंट इज इक्वल टू एशिया, कि जिनका कॉन्टिनेंट एशिया है वो कंट्रीज ले आओ। तो यहाँ पे ये कंडीशन है अभी, ठीक है। तो जहाँ पे भी हमें रिकॉर्ड्स को फिल्टर करना है ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन, तो वहाँ पे हम वेयर क्लास यूज करेंगे। इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। आई गेस कि स्क्रीन चेंज हो जानी चाहिए। अच्छा, अब देखें यहाँ पे मैं कंट्रीज में आता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वेयर की क्लास लगाता हूँ, ठीक है, वेयर कॉन्टिनेंट इज इक्वल टू एशिया। अब यहाँ पे मैं एडिट इनलाइन करता हूँ, मैं करता हूँ सेलेक्ट स्टेरिक ऑल कर लेते हैं, ठीक है।
फ्रॉम कंट्री। अब यहाँ पे वेयर की क्लास हो, वेयर यहाँ पे मैं दे देता हूँ कॉन्टिनेंट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे मैं सिंगल कोट में उस कॉन्टिनेंट का नेम लिख दूंगा, मिसाल के तौर पे एशिया। अब क्या होगा, हमारे पास टोटल रिकॉर्ड्स हैं 239, इसमें से वो रिकॉर्ड्स लेके आएगा जो हमारे पास इन कॉन्टिनेंट एशिया में फॉल करते हैं। मैं जैसे ही गो करता हूँ, अब ये देखें हमारे पास इसने कॉन्टिनेंट एशिया पे कंडीशन लगा के उसके मुताबिक रिकॉर्ड्स को फिल्टर करके ले आया है। अब ये हमारे पास टोटल 51 रिकॉर्ड्स लेके आ गए। आई गेस आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से आप वेयर की क्लास यूज़ कर सकते हैं। आप वेयर की क्लास के साथ मल्टीपल जो कंडीशंस हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे इक्वल टू, अब हमने इक्वल टू यूज़ किया था, ठीक है, एशिया, ठीक है, वो एग्जैक्ट एशिया को लोकेट करेगा, ठीक है, मैच करेगा। आप यहाँ पे ग्रेटर देन, लेस देन, ठीक है, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, ठीक है, नॉट इक्वल टू, बिटवीन, कि आप दो रेंजेस के दरमियान भी आप डाटा जो है वो निकाल सकते हैं। लाइक, अब लाइक्स के काफ़ी पैटर्न हैं, ये हम आने वाली वीडियो में देखेंगे कि हम जो वेयर क्लास में लाइक का ऑपरेटर है उसके साथ हम कौन से जो रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इन की इन का ऑपरेटर है, ठीक है, ये हम कैसे यूज़ करेंगे। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर आपने इस क्यूरी के साथ एक और क्यूरी लगानी है, मिसाल के तौर पे मैं करता हूँ, ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज़ ग्रेटर देन 40, ठीक है, एडिट इन लाइन करता हूँ, ठीक है, वेयर यहाँ पे मैं कर देता हूँ सेकंड लाइफ, वेयर लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज़ ग्रेटर देन, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 40। अब देखें, अब हमारे पास मैं जैसे ही गो करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास इस पैरामीटर पे वो फिल्टर ऐड होगा। गो करता हूँ, अब ये सारे वो कंट्रीज ले आया है, वो रिकॉर्ड्स ले आया है जिनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 40 से ग्रेटर है, ठीक है। अब वो पहले हमारे पास 239 रिकॉर्ड्स थे, तो उसमें से 215 रिकॉर्ड्स को फिल्टर करके ले आया है। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसकी आप मज़ीद प्रैक्टिस कर सकते हैं इन बाकी पैरामीटर्स की, जिसमें ये ग्रेटर है, लेस देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है एंड और एंड नॉट ऑपरेटर्स। बेसिकली जब भी हम रिकॉर्ड्स को फिल्टर कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ वेयर क्लास, ठीक है, तो हम मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल कंडीशंस लगाने के लिए एंड और का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। एंड ऑपरेटर्स डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स इफ ऑल द कंडीशन सेपरेटेड बाय एंड आर ट्रू। जब तक सारी कंडीशंस ट्रू नहीं होंगी ना, तो उस वक्त तक वो उस रिकॉर्ड्स को वो रिकॉर्ड्स वो फिल्टर करके लाएगा, ठीक है। अगर जहाँ पे हम और ऑपरेटर यूज करते हैं तो तब हमारे पास सिर्फ वो रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा, ठीक है, जहाँ पे अगर एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो उस क्यूरी, उस वो कंडीशन के अगेंस्ट जो रिकॉर्ड फेच हो रहा है, जो रिकॉर्ड फिल्टर हो रहा है, वो लेके आएगा। मिसाल के तौर पे एंड और नो एंड और की एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे देखें, मैं एक हमारे पास कंडीशन है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज ग्रेटर देन 40। अब यहाँ पे मैं सेकंड लगाता हूँ एंड ऑपरेशन, एंड। अब एंड के लिए ज़रूरी है कि ये दोनों कंडीशंस ट्रू हों। एंड यहाँ पे मैं सेकंड करता हूँ एंड कॉन्टिनेंट इज इक्वल टू एशिया। अब देखें अब क्या होगा, अब यहाँ पे इन दो कंडीशंस को एंड की बेसिस पे एग्जीक्यूट करवाएगा, ठीक है, कि जो कॉन्टिनेंट है वो एशिया होना चाहिए और लाइफ एक्सपेक्टेंसी 40 से ग्रेटर होनी चाहिए, ठीक है। अब जब मैं क्यूरी एग्जीक्यूट करता हूँ
तो अब देखें, अब उसने दो पे फिल्टर लगाया है, एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे और एक कॉन्टिनेंट पे। हमारे पास टोटल 51 रिकॉर्ड्स लेके आ गया है, ठीक है। इसी तरह अगर हम एक और यहाँ पे वो कंडीशन ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे इंडिपेंडेंस ईयर पे, ठीक है, मैं यहाँ पे एडिट इनलाइन करके करता हूँ एंड, ठीक है, इंडिपेंडेंट ईयर इज ग्रेटर देन 1920 कर लेते हैं या 1930 कर लेते हैं, ठीक है, 1930। अब जब मैं ये क्यूरी एग्जीक्यूट करूंगा तो अब देखें, अब इसने तीन कंडीशंस को चेक करना है। अब रिकॉर्ड्स जो हैं वो 37 आए हैं, ठीक है। अब ये सिर्फ वो कंट्रीज लेके आया है, ठीक है, कि जिनका इंडिपेंडेंस ईयर 1970 एंड, ठीक है, 1930 से ग्रेटर है, जिनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 40 से ग्रेटर है और जिनका कॉन्टिनेंट एशिया है। तो इस तरीके से आप एंड और ऑपरेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे एंड के बजाय और यूज़ करते हैं तो आर में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू होगी ना, ठीक है, कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी 40 से ग्रेटर है, वो सारे ले आएगा। कॉन्टिनेंट एशिया है या नहीं है, ठीक है, वो भी ले आएगा सारे। एंड में जो और है उसमें एक कंडीशन ट्रू होगी तो उसके मुताबिक वो रिकॉर्ड्स को फैच करके ले आएगा। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। उसके बाद आता है ऑर्डर बाय की क्लास है। ऑर्डर बाय कीवर्ड इज यूज्ड टू सॉर्ट द रिजल्ट सेट इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। जब भी आपके पास रिकॉर्ड्स फैच होते हैं तो आप उन्हें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में वो शो करवा सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास आते हैं रिकॉर्ड्स वो असेंडिंग ऑर्डर में आते हैं, लेकिन अगर आप DESC डिसेंड का कीवर्ड यूज़ करते हैं तो आपके पास वो रिकॉर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर शो होते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम रिकॉर्ड्स, यहाँ पे हम कर लेते हैं ऑर्डर बाय वेयर कॉन्टिनेंट इज इक्वल टू एशिया, ठीक है। यहाँ पे हम कर लेते हैं ऑर्डर बाय। अब देखें ऑर्डर बाय, इससे मैं करता हूँ डिसेंड। अब बाय डिफ़ॉल्ट जो होते हैं वो हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में शो होते हैं, ठीक है। ऑर्डर बाय नेम, ठीक है। अब देखें मैं क्यूरी को एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। तो अब ये देखें हमारे पास जो नेम है, नेम के ऊपर ऑर्डर बाय की क्लास अप्लाई हुई है। इसने इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिए, यानी कि वो जी से शुरू किया उसने वाई, फिर उसके बाद वो इन द फॉर्म ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर उसने शो करा दिए, ठीक है। अगर हम डिसेंड का कीवर्ड नहीं देते, हम सिंपल ये क्यूरी एग्जीक्यूट करवाते हैं, तो अब ये क्या करेगा, अब ये उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में शो करवा देगा, ठीक है। अगर मैं रीजन वाइज इसे करना चाहता हूँ, ठीक है, तो रीजन वाइज या कॉन्टिनेंट वाइज, ठीक है, ऑर्डर बाय, ठीक है, कॉन्टिनेंट, एडिट इन लाइन ऑर्डर बाय कॉन्टिनेंट, ठीक है। अब जब मैं ऐसे गो करता हूँ, अब ये देखें इसने इस पे कॉन्टिनेंट पे फिल्टर लगा दिए, ठीक है। पहले एशिया वाले आएंगे, फिर BCD ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। आई होप आपको ऑर्डर बाय की क्लास भी क्लियर होगी। उसके बाद हम देखते हैं अपडेट स्टेटमेंट। अपडेट स्टेटमेंट में जब भी हमने डेटाबेस में से रिकॉर्ड अपडेट करना होता है तो हम अपडेट की स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। सिंटैक्स की जब बात करते हैं तो अपडेट आगे हम टेबल का नेम देते हैं, सेट आगे वो फर्स्ट कॉलम और उसकी वैल्यू जो हमने पुरानी वैल्यू के साथ अपडेट करनी है। ऐसे ही फिर सेकंड जो कॉलम का नेम, एट्रीब्यूट का नेम और उसकी वैल्यू एंड सो ऑन। यहाँ पे वेयर की क्लास लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप
वेयर की क्लास नहीं लगाएंगे ना, तो डेटाबेस में सारे के सारे रिकॉर्ड्स अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे नोट में भी ये चीज़ मेंशन है, बी केयरफुल व्हेन अपडेटिंग रिकॉर्ड्स इन द टेबल, नोटिस दैट वेयर क्लास इज इन द अपडेट स्टेटमेंट, the where class specify which record that should be updated। के where बेसिकली इसलिए हम ऐड करते हैं कि आपने किस रिकॉर्ड को अपडेट करना है। where डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू 3, अब उसने क्या करना है कि उस टेबल को ऐड करना है जिसकी डिपार्टमेंट आईडी क्या है, 3 है। ठीक है, तो अपडेट की जो एग्जांपल है उसको देख लेते हैं। हम यहाँ पे डिपार्टमेंट के टेबल में जाते हैं। ठीक है, इसको हम डिपार्टमेंट हेड को अपडेट करना है फॉर एग्जांपल। ठीक है, एडिट इन लाइन, अपडेट डिपार्टमेंट, सेट डिपार्टमेंट हेड इज इक्वल टू मिस्टर अली। अब देखें यहाँ पे वेयर की क्लास लगाऊंगा, वेयर डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमने अगर ये फिजिक्स को अपडेट करना है तो डिपार्टमेंट आईडी 1 दूंगा, 2 दूंगा या 4 दूंगा। अब मैं डिपार्टमेंट आईडी अगर 1 देता हूँ तो अब इसने हमारे पास फिजिक्स डिपार्टमेंट में से इस रिकॉर्ड को अपडेट कर देगा। मैं जैसे ही गो करता हूँ, क्यूरी एग्जीक्यूट हुई, दोबारा चेक किया तो हमारे पास विद डिपार्टमेंट आईडी 1 रिकॉर्ड अपडेट हो चुका है। इस तरीके से हम रिकॉर्ड्स को अपडेट करते हैं। वेयर की कंडीशन लगाना ज़रूरी है। इसी तरह जब हम वो डिलीट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं उसमें भी वेयर की कंडीशन लगाना ज़रूरी है। अगर हम वेयर की कंडीशन नहीं लगाएंगे तो वो सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट कर देगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ये इस केमिस्ट्री रिकॉर्ड को डिलीट करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे एडिट इन लाइन में जाता हूँ, डिलीट फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब इस क्यूरी ने क्या करना है कि अगर हम वेयर की क्लास नहीं लगाते तो ये सारे रिकॉर्ड्स डिलीट कर देगा, लेकिन अगर हम वेयर उसके बाद एक कंडीशन डिफाइन कर देते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि डिपार्टमेंट आईडी जिसकी 2 है उस रिकॉर्ड को ये डिलीट कर देगा। एग्जीक्यूट हुई क्यूरी तो हमारे पास वो रिकॉर्ड डिलीट हो गया। आई गेस आपको ये कंसेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। ठीक है, तो इसमें जो भी क्वेश्चन है वो आप नोट डाउन कर लें, वो हम अपनी लाइव क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।